जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हम अम्ल के बारे में। तो अम्ल जो लिखा है इसे हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एसिडस से हुई है, और इस शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, खट्टा। तो कोई भी वो वस्तु जो खाने में स्वाद में कैसी हो, खट्टी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आगे है इसकी परिभाषा। तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन क्या कर देता है, त्याग देता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या तो वह अपना प्रोटॉन को या फिर अपने हाइड्रोजन आयन H+ आयन को त्याग देता है, तो या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है। अम्ल का एक विशेष गुण होता है। अम्ल क्या करता है, यदि कोई नीला लिटमस पेपर है तो उस नीले लिटमस पेपर को वह अम्ल लाल में परिवर्तित कर देता है। यह गुण अधिकांश बच्चों को आता है और सभी ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत। सबसे पहले है सिट्रिक एसिड। ऐसे अम्ल जो खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, जो कि नींबू में और संतरे में पाए जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल। तो कई बार प्रश्न पूछता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिट्रिक। इसी प्रकार से यदि कोई चीज़ खट्टी लग रही है, जैसे क्या खट्टा दूध या फिर क्या है दही, तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आगे है टमाटर, पालक और सारेल का पेड़। इन तीनों में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आगे है कच्चा आम, मतलब कैरी। यदि आप कैरी खा रहे हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, कच्चा आम। या फिर आप खा रहे हैं अंगूर या इमली या अनानास, तो इन चारों पादपों में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। अगला है मधुमक्खी या फिर चींटी या फिर नेटल, जिसे आप कहते हैं बिच्छू। इनके डंक में यदि ये में से कोई भी जीव आपको काट ले तो क्या होता है, काटने वाली जगह पे सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और इसका सूत्र है मैथेनोइक अम्ल। मतलब इसी फॉर्मिक अम्ल को हम मैथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला लिखा हुआ है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल मुख्य रूप से पपीते और आंवले में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एसिटिक एसिड। क्या होता है, जो सिरका होता है, या सिरके को ही हम क्या कहते हैं, विनेगर। तो विनेगर या सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे है नाइट्रिक अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह फिटकरी या सोरा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल, जो कि घास में, और घास की जो पत्तियां होती हैं और पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उनमें हमेशा बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगला है हरा कसीस। हरा कसीस को ही हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मूला होता है H2SO4, मतलब हरा कसीस। अगला है मानव शरीर के पेट में, या फिर इसी को आप लिखेंगे आमाशय, स्टोमक। तो स्टोमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। उसके बाद अगला है यूरिक अम्ल, जो कि क्या होता है, मनुष्यों के यूरिन में या मूत्र में उपस्थित रहता है। अगला है फॉस्फोरिक अम्ल, जो कहाँ होता है, हमारी हड्डियों में या फिर हमारे जो दांत होते हैं उनमें फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हैं इसमें अम्ल के गुण। तो सबसे पहला है अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि खाने में कैसे लग रहे हैं वो खट्टे, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगला है प्रबल अम्ल, मतलब ऐसे अम्ल जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जिन्हें में मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, H2SO4, HCl और HNO3। यह तीनों अम्ल कैसे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल। और ये तीनों अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, अगला दिया है अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु इसमें दिया गया है कि अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं। तो जब कोई अम्ल क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है
तो वह लवण और जल का निर्माण करता है। अगला बिंदु दिया है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल बना देता है, और उसी प्रकार से अम्ल जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसको भी क्या कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो यह कुछ अम्ल के गुण हैं जो कि आपको इसमें याद रखना है। अब आगे हैं इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अम्ल की परिभाषाएं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत अम्ल की परिभाषा को परिभाषित करता है। इनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में यदि घुल जाए तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, जिसे आप बोलते हैं H+ आयन देते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार यदि कोई भी पदार्थ अम्ल है तो वह जल में घुलकर क्या देगा, H+ आयन देता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दूसरे वैज्ञानिक हैं ब्रोंस्टेड और लॉरी। तो ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, ब्रोंस्टेड या फिर लॉरी के अनुसार। जैसे ये लिखा है एक पदार्थ, ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो अपना जो प्रोटॉन है H+ वो क्या कर देंगे, उसको दान में दे देंगे। ठीक है। तीसरी परिभाषा है लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इन के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का युग्म, जिसे अपन कहते हैं लॉन पेयर, मतलब कोई भी हमारे पास तत्व है, यदि उस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ये अपन कहते हैं लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्म। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई तत्व अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का करता है ग्रहण करता है तो उस तत्व को ही अपन क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो इस केस में जो सल्फर है ये वाले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उनको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो जो तत्व इनके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, ये लिखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण करने वाला तत्व ही क्या कहलाता है, इनके हिसाब से अम्ल कहलाता है। तो यहाँ SO3 ये रहा, लेविस मतलब ये, इन्हीं को कह रहे हैं क्या, लुईस, क्या है, अम्ल है। अभी हमने जितनी भी ये परिभाषाएं पढ़ी हैं ये विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई अम्ल की परिभाषाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें कि उपरोक्त तीनों परिभाषाओं में से, मतलब 3 परिभाषा पढ़ के आए ना हम अभी, तो उन तीनों परिभाषाओं में से क्या होती है जो मान्यता मिली है आधुनिक तौर पर, जिसे सबसे ज़्यादा माना जाता तो वह कौन सी है, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम वर्तमान समय में आधुनिक मान्यता के आधार पर अम्ल की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब आगे हैं इसमें अम्ल के प्रकार, जो कितने होते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार। इनको हम अलग अलग आधार पे पढ़ते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पे अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। पहले कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल और दूसरे कहलाते हैं अकार्बनिक अम्ल। दूसरा है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। तो यह भी होते हैं 2 प्रकार के, ऑक्सी अम्ल और दूसरे क्या होते हैं, अनऑक्सी अम्ल। तीसरा है हाइड्रोजन आयन को त्यागने की क्षमता के आधार पर। तो यह भी 2 होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। और जो चौथा प्रकार है वह है कि जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर। यदि हम किसी जलीय विलयन में अम्ल को डालते हैं तो उसमें उस आधार पे अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है हमारा सांद्र मतलब कंसंट्रेट, और दूसरा होता है तनु या फिर डाइल्यूट। तो इस प्रकार से हम इन सभी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला अम्ल का प्रकार है स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार, जिसमें पहला लिखा है कार्बनिक अम्ल, जिसे आप इंग्लिश में ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों जैसे पेड़ पौधे या फिर क्या कहलाएंगे, जंतु से प्राप्त अम्लों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसे अम्ल जो हमें पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है।
और जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यदि किसी भी अम्ल में कार्बन के बगल में हाइड्रोजन जो परमाणु यदि वह जुड़ा है तो भी हम उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक या फिर कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण लिख रखे हैं मैंने। दूध से क्या करते हैं हम, लैक्टिक अम्ल प्राप्त करते हैं और उसका सूत्र होगा कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3। ठीक है। उसी प्रकार से चींटी से फॉर्मिक एसिड प्राप्त करते हैं जिसका फार्मूला होता है C1H2O2। अगला है इसमें नींबू से कौन सा मिलता है हमको, सिट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला है C6H8O7। तो इस प्रकार से जितने भी मैंने यहाँ पे ये अम्ल के नाम लिखे वह सभी के सभी क्या है, हमारे कार्बनिक अम्ल हैं। तो आप याद रखेंगे कार्बनिक अम्लों का स्रोत क्या होते हैं, पादप या फिर जंतु। आगे है दूसरा इसमें अकार्बनिक अम्ल, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन के परमाणु के साथ में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, मतलब कार्बन भी नहीं होता है उसमें परंतु हाइड्रोजन होता है और इन दोनों की उपस्थिति एक साथ नहीं होती है, तो उसी का नाम क्या होता है, अकार्बनिक अम्ल होता है। और जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं इनका जो स्रोत होता है वह क्या होता है, खनिज। और कैसे वाले, अकार्बनिक, अर्थात अकार्बनिक अम्लों को अकार्बनिक खनिजों से क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। जैसे H2SO4, तो इसमें कहीं पर भी आप देखो कार्बन लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ये कैसा अम्ल होगा, हमारा एक अकार्बनिक अम्ल होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 कहीं पर भी इसमें कार्बन नहीं है, ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। नीचे लिखा है उपरोक्त तीनों अम्लों को, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों अम्लों को एक साथ बेंच अम्ल के नाम से जानते हैं या फिर इनको कहा जाता है। ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है। अम्ल का अगला प्रकार है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में यदि ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा होता है और उस पूरे अम्ल में कम से कम एक अन्य तत्व भी या अन्य तत्व का परमाणु क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तो ही हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। एक लाइन में यदि परिभाषा समझें तो क्या होगा, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हो, पहली बात तो ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों उपस्थित होना चाहिए और साथ ही साथ कोई दूसरा तत्व भी उसमें कम से कम एक उपस्थित होना चाहिए, तो ही क्या कहलाता है, हमारा वो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, H2SO4, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, और एक अन्य तत्व क्या है, सल्फर, तो ये क्या लाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा इसमें जो दिया है वह क्या है, H3PO4, इसे हम पढ़ते हैं फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और एक अन्य तत्व क्या है, फास्फोरस। अगला है HNO3, इसको पढ़ते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक अन्य तत्व क्या हो गया, ऑक्सीजन। अगला है इसमें HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक अन्य तत्व क्या हो गया, नाइट्रोजन। तो जितने भी मैंने ये चार उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी किसके हैं, हमारे ऑक्सी अम्ल के। ठीक है। ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे है इसमें हाइड्रोक्सी, या इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रा अम्ल। तो वे अम्ल जिनमें क्या होता है, केवल हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है परंतु उस हाइड्रोजन परमाणु के साथ में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन तो होगा लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन नहीं जुड़ी होगी, कोई अन्य तत्व जुड़ा होगा, तो ही हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे, HCl, इसे क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इसमें केवल क्या है, हाइड्रोजन। इसको कहेंगे अपन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसको हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये हो जाएगा हाइड्रोसाइनिक अम्ल, और ये कहलाएगा हाइड्रो आयोडिक अम्ल। तो इन सभी में आप देखो हाइड्रोजन तो उपस्थित है लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, कोई दूसरा तत्व इसमें उपस्थित हो सकता है, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो इस क्लास की जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी,
वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।